हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और नए लेक्चर पे। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स का लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर शायद ये 6 होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो के साथ जुड़ जाइए जो भी लोग नए हैं। ठीक है, तो आज हम ये यूनिट करने वाले हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक की लास्ट यूनिट है, फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से। प्रोटीन हमारे लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, वो प्ले करते हैं सेवरल वाइटल रोल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन नहीं तो बॉडी में कुछ भी नहीं। ठीक है, ये समझ लीजिए। ये इंक्लूड करते हैं रेगुलेटरी, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर एंड मैनी अदर थिंग्स। ये इंक्लूड करते हैं इनके रोल्स पे। ठीक है, और ये हम इससे हाउ विल यू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शन को तुम अंडरस्टैंड कैसे करवाओगे, इसका आंसर छुपा है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, पिछले यूनिट में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन के बारे में दे रखा है। ठीक है, जो हमने पिछली यूनिट करी है अमाइनो एसिड्स की, इसमें प्रोटीन के बारे में आपको अच्छे से दे रखा है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर से क्या आपको पता है, प्रोटीन हमारे अमाइनो एसिड्स क्या अंदर आते हैं। बट अमाइनो एसिड्स ऐसे नहीं है जो प्रोटीन के अंदर आ जाए, कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, आपने एक टर्म भी सुना होगा, प्रोटीन कंटेन्स अमाइनो एसिड्स बट अमाइनो एसिड्स कैन नॉट समटाइम्स कैन नॉट कंटेन प्रोटीन्स। ठीक है, एंड अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं सातवें पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, और प्रोटीन कंटेन करता है वन बिग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अ स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड विद अमाइनो एसिड सीक्वेंस जनरली 20 या 30 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से कम होता है। इसको हम पेप्टाइड कहते हैं या समटाइम्स ओलिगोपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक आप सबको क्लियर है। इसके बाद में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। और ये जो डीएनए में स्टोर हुई है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन द सेल। ठीक है, एक एक प्रोटीन के पास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, सीक्वेंस के अंदर स्पेसिफाइड करा गया है कि वो अपना यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जीन कोडिंग दिखाए प्रोटीन के बिहेवियर के अंदर। ठीक है, ये सब बताया गया है। फिर हमें बताया गया है कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए बहुत सारी टर्म्स निकल के आती है। ठीक है, पहले तो आपको पूछा प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एंड इसके बाद में आपको देखने के लिए मिला कि प्रोटीन अपना जेनेटिक मटेरियल भी स्टोर करता है डीएनए में। ठीक है, और प्रोटीन का सिंथेसिस ट्रांसलेशन कहलाता है, और पॉलीपेप्टाइड वगैरह अमाइनो एसिड्स कनेक्ट करते हैं, और प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर भी बताया गया है प्रोटीन का कि क्या क्या होता है। बस इतना ही है इस इंट्रो में यहाँ तक। आगे में हम बात करते हैं there are 20 different amino acid for a protein with n amino residues. There can be 20 power n possible sequence. Each amino acid has characteristics, structure and functions. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें पहले से ही बताया गया है कि 20 अमाइनो एसिड्स अलग अलग लेंगे प्रोटीन के लिए विद n अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, तो देयर कैन बी
20/20n पॉसिबल सीक्वेंसेस आते हैं हमारे लिए यहाँ पे प्रोटीन के लिए, ठीक है। और एक एक अमाइनो एसिड अपना करेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर, फंक्शन, फॉर्म वगैरह करेगा और अपना बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करिए हायरार्किकली, तो वो हमें पाए जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, जैसे कि अमाइनो एसिड्स में आपको देखने के लिए मिला था। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है, आई थिंक सो। तो यहाँ तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। एक ये हो गया, 1 2 3 3 3 4 हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 3 3 4, 3 मैंने बहुत बार इस वजह से बोला कि बहुत लोग एक सेकंड अगर वीडियो स्किप कर रहे तो 3 उनको एक और बार सुना। पेप्टाइड्स, प्रोटीन और पेप्टाइड पे ये पूरा चैप्टर निर्भर है। प्रोटीन तो हमने अभी थोड़ा बहुत समझा, अब आते हैं पेप्टाइड के ऊपर। आप जैसे कि आप जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं, जो रिएक्शन में भी जाते हैं, अंडरगो मतलब रिएक्शन परफॉर्म वगैरह करते हैं। अमाइनो एसिड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, अमाइनो एसिड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि कार्बोक्साइल, अमाइनो, आर ग्रुप, ये सब अमाइनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप है। और किसी को अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, NH2, ठीक है, इधर पे आएगा H, इधर पे आएगा R, इधर पे आएगा COOH, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है और ये इसके फंक्शनल ग्रुप्स है। ये हो गया, ये हो गया, ये R है, ये COOH। इसको दोनों को थोड़ा इज्जत से बनाएंगे, नहीं तो ये बुरा मान जाते हैं, ठीक है। ये तीनों इनके फंक्शनल ग्रुप हो गए, ठीक है। कैन अंडरटेक सेवरल केमिकल रिएक्शन, ये तीनों बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन में अकर करते हुए नजर आते हैं तुम्हें। रिएक्शन ड्यू टू अमाइनो ग्रुप इंक्लूड, रिएक्शन इस वजह से होती है क्योंकि जो अमाइनो ग्रुप होता है, जो अमाइनो ग्रुप होता है ये इंक्लूड करता है ट्रांस अमाइनेशन में और अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी काम आता है, अमाइडेशन में, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में भी, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स में भी रिएक्शंस इंक्लूड करता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्ट्रिफिकेशन अमाइड्स में, एसिड एनहाइड्राइड्स में, फॉर आर ग्रुप सच एज OH, SH रिएक्शंस में इंक्लूड करता है ऑक्सीडेशन, एस्ट्रिफिकेशन में। वापस बताते हैं, अमाइनो एसिड्स में है, अमाइनो एसिड एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अमाइनो एसिड एक स्ट्रक्चर है, उसके 3 फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, आर ग्रुप और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप। रिएक्शन कैसे होती है अमाइनो ग्रुप की, रिएक्शन ड्यू टू अमाइनो ग्रुप, क्योंकि रिएक्शन होती है तो अमाइनो ग्रुप हमारा इंक्लूड करता है, ट्रांस अमाइनेशन को इंक्लूड करता है, अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, एंड अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को ही हम अमाइडेशन कहते हैं, एंड ये अपना ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन को करता है। और फिर इसके बाद में यहाँ तक इतना ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप के लिए, ठीक है, हमने पहली बार में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा अमाइनो ग्रुप के लिए। फिर हम कार्बोक्साइल ग्रुप के लिए बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जो रिएक्शन होती है वो इंक्लूड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, एस्ट्रिफिकेशन जिसे कहा जाता है, अमाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। और फिर फॉर आर के लिए OH SH रिएक्शन इंक्लूड ऑक्सीडेशन एंड एस्ट्रिफिकेशन। तो इसको एक साफ पेज पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है, साफ पेज ढूंढते हैं, इधर बनाते हैं, ठीक है। NH2 COOH
और ये हो गया R। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक में बनाएंगे इसे। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या आएगा बताओ? अभी तो बताया, डीअमाइनेशन। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, डी अमाइनेशन, डीअमाइनेशन। ठीक है, डीअमाइनेशन। ठीक है, स्पेलिंग इसका। और इसको तुम यहाँ से देख लेना, अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीडेटिव और एक ट्रांसअमाइनेशन। डीअमाइनेशन हो गया, और एक और ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, COOH में आ जाएगा अपना, COOH में है हमारा ईस्ट्रीफिकेशन, जिसे फॉर्मेशन ऑफ कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, एंड अमाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। अमाइड्स भी आ जाएगा इसमें। यहाँ पे गैप बहुत कम है, इस वजह से लिखने में थोड़ा। नेक्स्ट टाइम से हम एक वाइट शीट अलग से ऐड करेंगे PDF में, ताकि हम कुछ भी वहाँ पे समझ सके। अमाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ पे OH ग्रुप, SH ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा करके आप टेबल बनाएंगे बढ़िया तरीके से। डीअमाइनेशन को क्या कहते हैं, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे। ट्रांसअमाइनेशन को क्या कहते हैं, और ये तीनों फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे डालेंगे फंक्शनल ग्रुप है, मैं यहाँ पे लिख देता FG, और ऊपर लिखोगे अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अमाइनो एसिड्स का है। किसी को देखना है कि कैसे बनता है, तो मैं इधर पे 1-2 सेकंड के लिए इधर पे वीडियो को रोक देता हूँ, तो देखिए। तो ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है, तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, कहने का तो हमने इतना सब कुछ करा है, पर कुछ भी नहीं करा है। देखिए, बस नज़रिए की ही बात। ठीक है, तो इतना पेप्टाइड्स आपको अच्छे से समझ आ गया मेरे ख्याल से, कि पेप्टाइड क्या क्या, कौन सा किस में बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप का अलग से दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से दे रखा है। यहाँ पे मैं तगड़े तरीके से ना ग्रीन से अंडरलाइन कर देता कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। और R का दे रखा है, R हमारा एक चेन का फंक्शन, चेन है। ठीक है, अलग से चेन है हमारा R ग्रुप का, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके पेप्टाइड्स के बारे में बात करते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड्स की। पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है अमाइनो ग्रुप के बीच में, जो कि एक अमाइनो एसिड है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच है, जो दूसरा अनदर अमाइनो एसिड है। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे। देखिए, क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, पहले में इसने लिया अमाइनो
ग्रुप, अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ये रहा अमाइनो ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप, और दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में होगा, क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा, फॉर्मिंग होगा, अमाइड लिंकेज फॉर्म होगा, अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज कैसे फॉर्म होगा, CONH कहते हैं अमाइड लिंकेज को, ठीक है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कंडेंस रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से O निकालेंगे और यहाँ से 2H, तो H2O हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। रिमूव होने के बाद का प्रोसेस ये है, H2O बाहर निकला, तो ये हमारा R ऐसे कैसे, CH ऐसे कि ऐसे ही, ये भी ऐसे कैसे ही, COO, और यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, N के साथ जुड़ जाएगा, NH आ जाएगा, और R वगैरह सब सेम। इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। ये जो बीच बॉन्ड दिख रहा है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो CN के बीच में आया है। तो दो अमाइनो एसिड जब जॉइंट करते हैं कोवेलेंटली थ्रू अमाइड लिंकेज, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको आप नोट करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, डायग्राम से मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके बारे में कि कैसे क्या हुआ, तो एक एक लाइन में बना के लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई पेपर 3 नंबर का आता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन, तो पेप्टाइड बॉन्ड मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड्स पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो हम एक और बार बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत बंद को क्लियर नहीं है लोगों को, ठीक है। एक सेकेंड देखिए अपने पे, उसने क्या बोला, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है, ठीक है, ये होता है, ये हो गया अमाइनो एसिड 1, और ये हो गया 2। उसने बोला एक अमाइनो एसिड में से हमें लेना है एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग करानी है, पेप्टाइड बॉन्ड को ही कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कराने के लिए सबसे पहले सी को क्या लिखेंगे, सी को लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, सी को, और इरेजर यूज नहीं कर सकते तो हम सी को ऐसे बता देते तुम्हें, सी को हम लिखेंगे COO, ठीक है। यार इधर पे OH, ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो H को इधर से हटाओ और O इधर लिखो और H को इधर लिखो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और NH2 को H इधर आएगा और H इधर आएगा, H के साथ, दोनों H के साथ O का बॉन्ड बनेगा। अच्छा, ये H मैंने साइड में लिखा है, ठीक है, इसके साइड में इधर लिख दो मान लो, तो इन दोनों का, या O के साथ ही रहने दो इधर बॉन्डिंग में, ठीक है, इधर ही जाएगा, दोनों का बॉन्ड बना, वाटर रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हुआ तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वाटर रिमूव हुआ इन दोनों रिएक्शन ने अपना काम करना स्टार्ट करा, तो एक
नया पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया जिसे अमाइड लिंकेज भी कहा गया। ऐसे हुआ देखो, सी ये ऐसे करा, यहाँ पे आ गया, इसका एच बचा होगा ना COOH का, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट N से जुड़ गया और यहाँ पे आ गया CHR और COOH, और ये जो बीच में जुड़ रहा है ना ये इधर से, इसको ही हमने कहा गया है अमाइड लिंकेज। तो जब ये दोनों अमाइनो एसिड मिलके अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं बीच में बॉन्ड का, उसी को हम कहते हैं अमाइड लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो हाई होगा, आपको समझ आ गया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा है और ऐसे ही मैंने आपको यह बताया है, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। पेप्टाइड बॉन्ड सबको क्लियर है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड सबको क्लियर है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता। इसमें देखो क्या लिखा है, when two amino acid molecules are linked, the product called dipeptide। दो अमाइनो एसिड जब मॉलिक्यूल लिंक्ड करते हैं, आपस में लिंक्ड करते हैं, उन्हें हम उस प्रोडक्ट को हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। ऑन एडिशन ऑफ मोर अमाइनो एसिड, जब मोर अमाइनो एसिड्स को ऐड करते हैं, मान लीजिए 3 हो गए तो उनको 3 को कहेंगे ट्राइपेप्टाइड, 4 को टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है। और 5 को मान लीजिए, 5 को क्या कहेंगे 5 को कहेंगे पेंटापेप्टाइड। जब बहुत ज़्यादा आ गए तो इसे कहेंगे ओलिगोपेप्टाइड। और जॉइनिंग ऑफ मैनी मोर अमाइनो एसिड लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर वगैरह दे रखा है कि पॉलीपेप्टाइड कैसे होता है, ओलिगोपेप्टाइड कितने पे होता है। ये देखिए पॉलीपेप्टाइड कितने पता है, मॉलिक्यूल्स जो मॉलिकुलर वेट रेंजिंग करते हैं सेवरल थाउजेंड से मिलियन डाल्टन्स, उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। मॉलिक्यूल्स विद लोअर वेट एंड फीवर देन 50 अमाइनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड्स कहते हैं। प्रोटीन के पास थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू से कंसिस्ट करते हैं वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। तो अब बात आती है इन 2 साइंटिस्ट के बारे में कि इन दोनों ने क्या कांड कराया ऐसा। थोड़ा सा डार्क लेना पड़ेगा। पोलिंग एंड कॉर्ली दोनों ही साइंटिस्ट के नामों से जाने जाते हैं। इन्होंने एनालाइज करा कि ज्योमेट्री एंड डायमेंशन है जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की, वो लेड कर रहे बेसिस ऑन करंट, ऑन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग। करंट मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस है, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर पुराने पे नहीं है। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज करा जाता है। क्रिस्टल्स जो होते हैं अमाइनो एसिड के, जो करेक्टराइज करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि रिजिड, प्लेनर, फ्लैट कहते हैं। एंड इसके बाद रिजिड और प्लेनर, फ्लैट, सारे के सारे 6 एटम, ऑल द 6 एटम्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्रुप इन अ सिंगल प्लेन, द CN bond formed by joining of 2 amino acid are shorter than 2 types of CN bonds। CN bonds में बताया कैसे बना, 2 अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन से बना, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी होता है, ठीक है। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के पास पार्शियली एक डबल बॉन्ड करेक्टर भी पाया जाता है, ठीक है। ये रही वो लाइन जहाँ लिखा है
ठीक है। और ये शो करता है रिजोनेंस, partial sharing of two pair of electrons between carbonyl oxygen and amide nitrogen. There is little freedom, no rotation around this bond. पेप्टाइड बॉन्ड शो करता है रिजोनेंस, पार्शियल शेयरिंग क्या हो रही है दो पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स के, कार्बोनाइल और अमाइड नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ पे छोटी सी फ्रीडम दी जाती है, रोटेशन नहीं होता बॉन्ड के अराउंड में, रोटेशन को बंद करके रखते हैं परमिटेड अबाउट सी अल्फा बॉन्ड। द रिजिडिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है सीरियस होती है, ठीक है, वो फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। ये लिखा है ट्रांस पेप्टाइड ग्रुप का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए इधर पे इसका स्ट्रक्चर ही कैसे बनाया गया है, कहीं पर प्लेनर है तो कहीं पर रिजिड स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये जो डिग्री में दे रखा है ये अमाइड प्लेन है, अमाइड प्लेन है, ठीक है ये। तो इधर पे इन्होंने बताया गया कि कैसे रिजिड है, रोटेट नहीं कर रहा है, और फ्रीडम थोड़ी बहुत दे रखी है हिलने डुलने की, बाकी ये ऐसे इवॉल्व नहीं करेगा आजू बाजू में बॉन्ड्स के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ठीक है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो गई पूरी। और एक एक अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड चेन में उसको हम रेसिड्यू कहेंगे। तो टर्मिनल है अमाइनो एसिड रेसिड्यू का विद फ्री अमाइनो ग्रुप, उसको हम एन टर्मिनल कहेंगे। कौन सा है एन टर्मिनल, देखो दिखाते हैं। अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ये यहाँ पे इसे कहेंगे एन टर्मिनल। अमाइनो वहाँ पे आ रहा है एन। And is written on the left hand side in an amino acid sequence, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। तो इट रेफर्स द स्टार्ट ऑफ प्रोटीन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अमाइनो एसिड विद फ्री कार्बोक्साइल ग्रुप, अमाइनो एसिड फ्री कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ उसे हम कार्बन सी टर्मिनल कहेंगे। तो वापस से समझेंगे एक और बार, अमाइनो एसिड विद फ्री कार्बोक्साइल एसिड, फ्री कार्बोक्साइल, अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्साइल ग्रुप फ्री होगा उसे हम सी टर्मिनल रेसिड्यू कहेंगे, ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, ठीक है। यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। देखिए यहाँ पे दे भी रखा होगा, लेफ्ट साइड का दिखाया मैंने, राइट साइड का ट्रांसपेप्टाइड आर ग्रुप ये रहा, एन यहाँ पे है, आर सी एच ओ सी डब्ल्यू एच, ऐसे कुछ यहाँ पे सी होना चाहिए। थोड़ा मिक्सिंग करके दिखाया डायरेक्ट, अगर थोड़ा इसमें दिखाते प्रोसेस में तो क्लियरली विजिबल होता। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ आपको अमाइनो एसिड का, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये फ्री होगा इस वाले ग्रुप में, अगर इसे पहले लिखेंगे, और दूसरे में लिखेंगे तो ये वाला फ्री होगा, ठीक है, 1 और 2 अगर दोनों बार लिखेंगे, जैसे इसके केस में दिखाया था मैंने तुमको, ये रहा, यहाँ पे ये फ्री है और यहाँ पे ये फ्री था, ठीक है, समझ गए। इसके बाद में हमें दे रखा है जब प्रोटीन हमारा ट्रांसलेटेड हो जाएगा फ्रॉम मैसेंजर आरएनए में, इट इज सिंथेसाइज्ड होगा एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, द कन्वेंशन ऑफ राइटिंग को कहेंगे पेप्टाइड सीक्वेंस इज पुट द एन टर्मिनस ऑन द लेफ्ट एंड सीक्वेंस फ्रॉम
N terminus to C terminus होगा. The name of intermediary amino acid residues written in same sequence they placed. Glutathione is a tripeptide है. Glutathione is a tripeptide है of non-protein origin. Non-protein origin है with glutamic acid and terminus cysteine glycine C terminus residues. It is written GLU-cis-gly. तो इनका शॉर्ट फॉर्म भी दे रखा है. ठीक है, यहाँ से आपकी रीडिंग कंपलसरी है इस वाले टॉपिक से. मस्ट बी रीड. ठीक है, यहाँ पे आपको रीड करना है, इम्पोर्टेंट है. क्योंकि यहाँ से अगर आप रीड करोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. रीडिंग कंपलसरी है इस वाले टॉपिक से. उस वाले से तो आपने अगर डायरेक्ट अगर डायग्राम भी देख लिया तो भी हो जाएगा. और ये जो टॉपिक है इधर पे, टॉपिक का हेडिंग क्या था, ऐसे तो पेप्टाइड बॉन्डिंग है, पेप्टाइड्स के अंदर आ रहा है, पर आपको ये साइंटिस्ट वाला इधर से लेके ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना ही है. पेज नंबर 64 है और ये आपका इग्नू कंटेंट है. ठीक है, जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं. ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो मतलब प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा इसका, नहीं तो गूगल पे जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए डायरेक्ट कोड लिख के. इसका कोड है BBCCT101. ठीक है, और मैं कोई और मटेरियल क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, कोई बता सकता है मेरे को? जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है मैंने सोचा कि हम इस कंटेंट पे बनाते हैं कि ऑनलाइन लर्नर्स को हेल्प हो, यानी कि इग्नू वालों को. रेगुलर वाले तो अपना खुद से कर लेते हैं, DU वाले जो होते हैं. ठीक है, और सोल में साइंस का कोई कोर्स ही नहीं है, DU वाले कर लेते हैं, बचे इग्नू वाले. और दिल्ली से बाहर के बाद तो छोड़ ही दो. और अपना क्या कहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट खुद से ही पढ़ते हैं, जो भी प्रॉपर MBBS वगैरह करते हैं, बचते हैं इग्नू वाले. उनके लिए कोई कंटेंट नहीं होता पढ़ने लायक ऑनलाइन. तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर्स डिज़ाइन करे हैं, समझे? यहाँ से आपको बातें क्लियर है. एन टर्मिनस कहाँ आएगा, C टर्मिनस कहाँ आएगा, प्रोटीन का ट्रांसलेशन हुआ मैसेंजर RNA में से, सिंथेसिस करा N2C टर्मिनस से करा. ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जाम्पल ही दे रखे. ट्राईपेप्टाइड गैस क्या होता है, ट्राईपेप्टाइड का एग्जाम्पल ग्लूटाथियोन होता है, नॉन प्रोटीन ओरिजिन. वो भी होता है ग्लूटामेट के साथ एसिड, जो कि N टर्मिनस पे है, C टर्मिनस के भी लिखे हैं इसमें. ठीक है, अब आता है हमारा SAQ, आंसर. क्वेश्चन आंसर की बात आती है. डू द R ग्रुप बाउंड टू द सेंट्रल कार्बन पार्टिसिपेट इन द पेप्टाइड बॉन्ड? क्या R ग्रुप हमारा पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? और ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या H करेगा या नहीं करेगा पार्टिसिपेट? डू अमाइन एंड कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच टू द सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट इन द यूनियन ऑफ अमाइनो एसिड? अमाइन और ये तो पार्टिसिपेट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, C वाला. और H का R भी करता है पेप्टाइड बॉन्ड में. ऊपर आपने देखा एक बार R का भी लिखा आया था जिक्र, पर H का नहीं आया था. H आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यस नो है शायद, ये यस नो में आंसर आपको देना होगा. ठीक है, इसमें शायद ये नहीं करेगा और ये करेगा. ठीक है, तो करेगा कि नहीं करेगा बताओ. ये यस नो है. ठीक है, यस नो. अरे ये बंद कैसे हो जाता है? ये यस नो है. थर्ड वाले का तो डेफिनेटली करेगा, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप. और जिसने ना बोला ना भाई, हो गया, समझ लेना उसका
ये जो अभी देखा है ना 30 मिनट तक ये लेक्चर, ये बर्बाद गया है। और आर ग्रुप बाउंड है सेंट्रल कार्बन एटम से, पार्टिसिपेट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड में या नहीं। और पेप्टाइड बॉन्ड कब आया हमारे टॉपिक पे, जब हमने क्या करा, अभी पिछले 2 पेज से आया, ठीक है, पीडीएफ के 2 पेज से आया, मतलब लगभग 10 मिनट मान के चलो, 10 मिनट से आया, और बाकी का 10 मिनट पहले कुछ नहीं था। तो इस 10 मिनट में आपको कहीं पर ही आर का जिक्र होते हुए दिखा कि आर इससे बाउंड हुआ, इससे नहीं हुआ, तो मतलब ये भी नहीं होगा, और एच का तो कहीं हो ही नहीं रहा है, तो ये नो यस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस को प्रॉपरली देखिए कि क्या कब क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे मत कीजिए, पैनिक बहुत होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चंस टॉपिक के बाद इस वजह से पूछे जा रहे हैं कि उस टॉपिक में आपने कितना कवर अप करा है, तो ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है। नीचे वाले से तो मिलेगा नहीं टॉपिक, ऊपर वाले से मिलेगा, तो देखो कौन सा कहाँ पे पुट होता है। और इसका आंसर आपको ये जो है, इसका आंसर अमाइन और कार्बोक्साइल पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज में मिलेगा। एच का कुछ यूज़ ही नहीं है, चाहे ऊपर और सबसे इंट्रो के पार्ट में जाके देख लो तो भी नहीं मिलेगा। और आर भी यूज, आर पेप्टाइड बॉन्ड में यूज़ ही नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर आर फिजिकली एंड फंक्शनली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था कॉम्प्लेक्स है, ये फर्स्ट पेज में ही कहा था, तो कॉम्प्लेक्स है ये। व्हाट इज दैट makes one protein an enzyme, another a hormone or an antibody? How do they differ? What do you think? The answer of this question lies in the protein structure. All the 20 amino acid do not occur in equal amount in all the proteins. सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड एकर नहीं करते इक्वली इन ऑल द प्रोटीन्स में। द अमाइनो एसिड कंपोजिशन करते हैं प्रोटीन इज वेरिएबल। सम ऑफ अमाइनो एसिड में भी प्रेजेंट करते हैं ओनली वंस, और absent रहते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन, वाइल सम ऑफ द अमाइनो एसिड में भी रिपीटेड। इसे बोला गया है कि 20 अमाइनो एसिड इक्वल अमाउंट्स में नहीं होते प्रोटीन में, और अमाइनो एसिड का कंपोजिशन प्रोटीन का वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएबल रहता है, कभी घटता है कभी कम होता है, कभी घटता है, ठीक है। और कुछ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक बार में, कुछ absent होते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोटीन। जब तक अमाइनो एसिड रिपीट ना हो जाए बहुत बार, तब तक वो या तो absent रहेगा या कभी कभार प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्मॉलर अमाइनो एसिड प्रीडोमिनेट करेगा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन को। सम ऑफ द प्रोटीन कंटेन कर देंगे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, बट मैनी प्रोटीन्स आर मल्टी सब यूनिट। कुछ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन करेंगे प्रोटीन, कुछ बहुत से मल्टी करेंगे। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड कंटेन करेंगे 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स में be identical or different. If the subunits individual polypeptide chains are identical, the protein is oligomeric, and repeating subunit or individual polypeptide is protomer. Hemoglobin has 4 polypeptide chains, 2 identical alpha and 2 identical beta, or it is considered tetramer of 4 subunit of dimer alpha beta protomer होता है। If the two polypeptides are linked करते हैं कोवेलेंटली बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, उसे इंसुलिन कहा जाता है, और इसे चेन्स और नॉन सब यूनिट कहा जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत ज़्यादा लोड पड़ा है बच्चों पे, कह रहे हैं कि ये क्या बढ़ा दिया, ये क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ये क्या बढ़ा दिया, ये क्या है सर, ये क्या है ये, क्या आप हमारा मजाक बना रहे हैं। यहाँ प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करिए, कॉम्प्लेक्स होता है, और
बहुत से प्रोटीन सिंगल नहीं होते हैं, कम होते हैं, और बहुत से मल्टीपल होते हैं। ओलिगोमर की डेफिनेशन बताइए, प्रोटोमर की, अल्फा बीटा बताया गया, डाइमर बताया गया, क्या क्या होता है। तो बाकी की बात हम इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर की बाद में करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ तक का डोज बहुत ज़्यादा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।